इस मूवी की टाइमलाइन हमें 17th सेंचुरी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं और जानवरों को मारकर उनकी खाल का कारोबार करते हैं। वो वहीं पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ह्यूज ग्लास। ह्यूज ग्लास भी इसी शिकारी ग्रुप का मेंबर होता है जो कि अपने बेटे के साथ यहाँ पर शिकार पर आया होता है। शिकार करने के बाद ये लोग अब थोड़ी देर के लिए आके रेस्ट करते हैं, लेकिन तभी इनको कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और ये सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तब इन पर अचानक से ही आदिवासी लोगों का हमला हो जाता है। तब वहीं पर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद ये लोग उन आदिवासियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासियों की इतनी ज्यादा तादाद होती है कि ये लोग वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। असल में ये आदिवासी इन पर इसलिए हमला कर रहे होते हैं क्योंकि इनके जो सरदार होते हैं उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उनके सरदार को लगता है कि ये काम इन शिकारी ग्रुप वालों ने किया है, इसीलिए वो उन पर हमला कर देता है। इस हमले में ह्यूज ग्लास के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये आदिवासियों से बचते हुए एक झील के किनारे पहुँचते हैं जिनमें HG के साथी भी होते हैं। ये सब भी आदिवासियों के हमलों से बचने के लिए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तब वहीं पर ग्लास बोलता है कि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो आदिवासी हमें पहाड़ियों के ऊपर से आसानी से मार देंगे, इसीलिए हमें जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सब तो ग्लास की बात से मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन बोलता है कि हमें नदी के रास्ते ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। लेकिन इनके कैप्टन जो होते हैं वो ग्लास की बात से मुतमईन होते हैं और वो बोलता है कि हमारे लिए जंगल के रास्ते से जाना ही सही होगा। अब ये किनारे की तरफ पहुंचते हैं। अब जो उनके साथ कैप्टन होता है वो कैप्टन बोलता है कि हमें इन चमड़ों को यहीं पर कहीं छुपाना होगा। अगर हम जिंदा बच गए तो यहाँ पर वापस आएंगे इन्हें लेने, वरना इतने सारे सामान के साथ इनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तब वो सब कैप्टन की बात मानकर उन चमड़ों को जमीन के अंदर छुपा लेते हैं और कैप्टन बोलता है कि जो हम बोट लेके आए हैं उसे यही नदी पर ही छोड़ दो, ताकि जो आदिवासी है वो जब हमें ढूंढते हुए आए तब उनको लगे कि हम जंगल के रास्ते निकल चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोट को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, इसीलिए इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो बोट पर ही आगे जाएंगे, लेकिन आधे रास्ते पर ही इन पर आदिवासियों का हमला हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं। मतलब कि जो ग्लास बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। अब बाकी के बचे हुए लोग अपना सफर जंगल में जारी रखते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ देर ये लोग आराम करेंगे। वहीं पर जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तब ग्लास शिकार के लिए निकल जाता है। तभी उसे भालू के दो बच्चे दिखते हैं। वो उनका शिकार करने ही वाला होता है। तभी उसको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इन दोनों बच्चों की माँ होती है जो कि ग्लास पर हमला कर देती है और ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो ग्लास पर काफी वार करती है जिसकी वजह से ग्लास को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसीलिए वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है ताकि भालू को लगे कि वो मर चुका है। तब ऐसा ही होता है और वो भालू ग्लास को छोड़कर अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ग्लास गलती कर देता है। जब वो देखता है कि भालू उसके निशाने पर है तो वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है और उस भालू को एक गोली लग भी जाती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो गोली लगने के बाद भी मरी नहीं होती। अब गोली लगने के बाद भालू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत बुरी तरह से ग्लास को जख्मी कर देती है और वो ग्लास का गला ही चीर देती है। अब गोली लगने की वजह से वो भालू बेहोश हो रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ग्लास उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे मार देता है और वो भालू ग्लास के ऊपर गिर जाती है जिससे ग्लास बेहोश हो जाता है। अब कुछ ही देर बाद ग्लास के ग्रुप के लोग उसे ढूंढते हुए उसकी तरफ पड़ते हैं और वो ग्लास को इस हालत में देखते ही फौरन उसकी तरफ भागते हैं। भालू को ग्लास के ऊपर से हटाने के बाद वो जब ग्लास की हालत देखते हैं तो वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। ग्लास के जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर भालू ने हमला नहीं किया होता। उसका खून बहता हुआ देख सबसे पहले कैप्टन उसके जख्मों को सीलता है, लेकिन दर्द की वजह से ग्लास फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये ग्लास को उठाकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ा दूर जाते ही रास्ता काफी मुश्किल हो जाता है और ये लोग भी समझ जाते हैं कि ग्लास को आगे लेके जाना काफी मुश्किल है। इसीलिए इनके ग्रुप के लोग कैप्टन को बोलते हैं कि हमें ग्लास को यहीं छोड़ के आगे बढ़ना होगा। कैप्टन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ग्लास को आगे लेके जाना भी बहुत मुश्किल होता है और अगर वो ग्लास को यहीं पर छोड़ के गए तो उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। इसीलिए उसको दर्द से छुटकारा देने के लिए कैप्टन उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी ग्लास का बेटा आगे आता है और वो कैप्टन को बोलता है कि मेरे डैड को छोड़ दें। इसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ेंगे और कैंप जाकर ग्लास के लिए मदद लाएंगे। तब तक ग्लास के साथ यहीं पर किसी को रुकना पड़ेगा। कैप्टन बोलता है कि जो भी ऐसा करेगा उसे मैं $70 दूंगा। इसके बाद ग्लास का बेटा और उसका एक दोस्त होता है वो बोलता है हमें पैसे नहीं चाहिए, वो ग्लास के साथ ही रहेंगे। तब जो जॉन होता है जो कि ग्लास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो कैप्टन को बोलता है कि मैं $70 नहीं दूंगा, मुझे इस काम के लिए कम से कम $100 चाहिए। कैप्टन इसके लिए मान जाता है और ये तीन लोग ग्लास के साथ यहीं पर रुकते हैं। अब जॉन पूरा
पूरा दिन एक जगह पर बैठकर ग्लास के मरने का इंतजार करता है, लेकिन ग्लास इतना जख्मी होने के बावजूद भी वो गिव अप नहीं कर रहा होता। अब वहीं पर इन्हें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसीलिए ग्लास का बेटा और उसका साथी बिजर ये दोनों शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं और जॉन ग्लास के पास होता है। तब जॉन ग्लास को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो और तुम अपनी जान से छुटकारा चाहते हो। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दे दूंगा और तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें आजाद कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको लगेगा कि तुम अपनी मौत मरे हो। मुझे सिर्फ अपनी पलकें झपकाकर इशारा दो। अब ग्लास यहाँ पर बोल नहीं पाता क्योंकि उसका गला भालू ने बुरी तरह से चीर दिया होता है, लेकिन ग्लास जॉन की बात मानने वाला नहीं था। वो काफी देर तक अपनी पलकें नहीं झपकाता, लेकिन फिर आखिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और जॉन खुशी से उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्लास का बेटा आ जाता है और वो जॉन को लात मारकर वहाँ से हटा देता है और वो जोर जोर से जॉन पर चिल्लाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उसका जो दूसरा साथी होता है वो भी आ जाए, लेकिन जॉन गुस्से में आकर अपना खंजर निकालकर उसे मार देता है। ग्लास दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब जॉन जल्दी से बीजर के आने से पहले ही उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है और जब बीजर आता है तो बीजर जॉन को बोलता है कि ह्यूज कहाँ पे है, तो जॉन बीजर को बोलता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आया। ग्लास उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बीजर उसकी बात नहीं समझ पाता। अब जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ग्लास नहीं मर रहा होता, इसीलिए जॉन एक दूसरी चाल चलता है। अगली सुबह जॉन बीजर को बोलता है कि मैंने नदी के किनारे 30-25 आदिवासी देखे हैं जो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना वो हम तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर बीजर काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपना सामान उठाता है। तब बीजर जॉन को बोलता है कि ह्यूज कहाँ पर है, तो जॉन बीजर को बोलता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इस बाप बेटे को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। तब बीजर ग्लास के बारे में जॉन को बोलता है कि इसका क्या होगा, तो जॉन बोलता है कि हमें इसके लिए खड्डा खोदकर इसे दफनाना होगा, लेकिन बीजर जॉन को ऐसा नहीं करने देता, लेकिन जॉन गड्ढा खोदकर ग्लास को वहीं पर दफना देता है। इसके बाद जॉन और बीजर वहाँ से चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत करता है और गड्ढे से बाहर आ जाता है और वो रिंग रिंग कर सबसे पहले अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा रोता है। ग्लास को इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होता है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। इसके बाद ग्लास ये डिसाइड करता है कि वो इसी हालत में इस जंगल से निकलेगा और अपने बेटे की मौत का बदला जॉन से जरूर लेगा। इसके बाद रास्ते में बीजर को सब पता चल जाता है कि जॉन उससे झूठ बोल रहा था और इनके पीछे कोई भी आदिवासी नहीं आ रहे थे। इसके बाद बीजर जॉन पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि हमने ह्यूज और ग्लास के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद हमें ग्लास दिखाया जाता है जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है। ग्लास अपने बेटे को यहीं पर छोड़कर वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर ग्लास का असली इम्तिहान शुरू होता है। वो रेंगते रेंगते झील के किनारे पर पहुंचता है और वहाँ से अपने लिए पानी भरता है। अब जैसे वो पानी पीता है तो उसका पानी गले से बाहर आ जाता है क्योंकि ग्लास को जो जख्म भालू ने दिया था वो काफी गहरा है और अभी तक वो ताजा होता है। तब इसको लगता है कि अगर गले का जख्म सही नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं खा पाएगा, इसीलिए वो एक तरकीब आजमाता है। इसके पास थोड़ा सा बारूद होता है और उससे वो आग जलाता है और उस आग को ये अपने गले पे लगाता है जिससे उसके गले की चमड़ी चिपक जाती है, लेकिन ऐसा करने पे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन और उसके साथी ये सब फोर्ट तक पहुंच चुके होते हैं और जॉन और बीजर भी फोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब वहीं पर ग्लास पहले से बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तभी उसको नदी के किनारे कुछ आदिवासी नजर आते हैं और वो आदिवासी भी ग्लास को देख लेते हैं क्योंकि ग्लास बिल्कुल चलने की हालत में नहीं होता, इसीलिए वो आदिवासियों से बचने के लिए खुद को बहते हुए पानी के अंदर फेंक देता है और जैसे तैसे करके ये उन आदिवासियों से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन पानी इतना ठंडा होता है कि ग्लास वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब ग्लास की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके जख्म पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। इसके बाद जब उसको भूख लगती है तो वो एक मछली पकड़ता है और उस मछली को कच्चा ही खा जाता है। अब इसके बाद रात होती है और ये देखता है कि आगे किसी ने आग जलाई हुई है। अब ये जैसे आग की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि जंगली भैंसों का मांस खा रहा होता है। तभी वो इंसान ग्लास को देखकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ग्लास नीचे झुक जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और अब वो आदमी जिसका नाम मेकॉक होता है वो ग्लास की बात समझ जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ बैठकर जंगली भैंसों का मांस खाते हैं। अब अगली सुबह मेकॉक ग्लास के जख्म देखकर उसे उसकी वजह पूछता है। तब ग्लास उसको पूरी कहानी बताता है और उसको बताता है कि कैसे उस पर भालू ने हमला किया और उनके सब साथियों ने उसे अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर मेकॉक भी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने अपनों को खो दिया। इसके बाद ये दोनों घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर तय करते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन और बीजर ये दोनों अब फोर्ट की तरफ पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद जॉन बीजर को बोलता है कि जो कुछ
भी हमने किया उसके बारे में कैप्टन को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कैप्टन को पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। इसके बाद ये दोनों जब कैप्टन के पास पहुंचते हैं तो ये कैप्टन को बताते हैं कि ग्लास मर गया था, इसीलिए हमने उसको जंगल में ही दफना दिया और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब है, जिसका पता हम दोनों को नहीं चल सका। कैप्टन इनकी बात सुनकर इनको पैसे दे देता है, लेकिन बीजर पैसे नहीं लेता और वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन को ये देखकर जॉन की बातों पे शक होने लगता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्लास बेहोशी की हालत में होता है और वहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है। मिकोल तूफान थमने तक वहीं पर रुक जाता है और वो ग्लास के जख्मों को ठीक करने लगता है। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो ग्लास देखता है कि मिकोल वहाँ पर नहीं है और वो थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि मिकोल की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई है। ग्लास को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किसने मारा है। तभी वो थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि आगे फ्रेंच शिकारी हैं और यहीं से हमें पता चलता है कि उस आदिवासी सरदार की जो बेटी होती है वो इन्हीं फ्रेंच लोगों के पास होती है। और ग्लास भी इस बात को समझ जाता है कि इन लोगों ने इस लड़की को किडनैप किया है, जिसकी वजह से इनके लोग मारे गए। इसके बाद ग्लास वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फ्रेंच लोगों का जो लीडर होता है वो उस लड़की का रेप करने के लिए उसे कहीं लेके जा रहा होता है। ये देखकर ग्लास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पीछे से आकर फ्रेंच के सरदार को गन पॉइंट पर रख लेता है। ग्लास उस लड़की को वहीं रुकने के लिए बोलता है और खुद घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि वो उस लड़की को वहाँ से लेके जा सके। लेकिन उस लड़की को उस फ्रेंच आदमी पे इतना गुस्सा होता है कि वो ग्लास के आने से पहले ही उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फ्रेंच लोग उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्लास और वो लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगली सुबह ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है, तभी उस पर वो आदिवासी लोग हमला कर देते हैं। ग्लास इन सबसे बचने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो आगे देखता है कि आगे रास्ता खत्म है, लेकिन ग्लास इसकी बिना परवाह किए वो नीचे खाई में कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ग्लास का घोड़ा मर चुका होता है, लेकिन ग्लास बच जाता है क्योंकि जहाँ पर वो गिरा होता है वो काफी मोटी बर्फ की चादर होती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब ग्लास उन आदिवासियों से तो बच जाता है, लेकिन उसके लिए एक और मुसीबत आ जाती है। वो देखता है कि यहाँ पर बर्फ का तूफान आने वाला है और उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता। ये जो भालू की खाल पहनकर वहाँ पर सोता था वो वहीं पर छोड़ आता है। अब इसके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं होता और उसे बहुत ठंड लग रही होती है और ऊपर से तूफान भी आने वाला होता है। इसीलिए वो ठंड से बचने के लिए अपने मरे हुए घोड़े का सहारा लेता है। वो अपने मरे हुए घोड़े के पेट से सारी आंतें निकालकर उसके अंदर सो जाता है ताकि वो खुद को इस ठंड से बचा सके। अब अगली सुबह जब तूफान खत्म हो जाता है तो ये बाहर निकलकर अपना सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ फोर्ट में एक फ्रेंच आदमी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वो आदमी कैप्टन को बताता है कि हमारे कई आदमी बर्फ में दबकर मर चुके हैं और कईयों को भेड़ियों ने मार दिया है। यहाँ पर उस फ्रेंच आदमी के पास एक बोतल होती है। ये बोतल वो होती है जो बेजार ने ग्लास को तब दी थी जब वो उसे दफना कर जा रहे थे। ये बोतल ग्लास से तब गिर गई होती है जब वो फ्रेंच शिकारियों से भाग रहा होता है। इस बोतल को बीजर पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये तो मेरी बोतल है, ये तो मैंने ग्लास को बोतल दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? ये देखने के बाद कैप्टन को लगता है कि अभी भी ग्लास जिंदा है, तो इसीलिए वो बहुत सारे लोगों को जमा करके उसे तलाशने के लिए निकल पड़ता है। कैप्टन ग्लास को तो तलाश कर लेता है, लेकिन उसके बेटे को तलाश नहीं कर पाता। इसके बाद ग्लास कैप्टन को सारी कहानी बताता है और ये सुनने के बाद कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद जब कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फोर्ट पर आता है तो वो देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर वहाँ से फरार हो चुका होता है। अब एक दिन कैप्टन ग्लास से मिलने के लिए आता है। ग्लास कैप्टन को बोलता है कि जॉन अब मेरा शिकार है, उसने मेरे बेटे को मारकर मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली है, इसीलिए अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस बात के लिए कैप्टन भी उसका साथ देता है और ये दोनों साथ मिलकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। अब जंगल पहुंचकर कैप्टन ग्लास को बोलता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम उसे ऐसे तलाश नहीं कर सकते, हमें अलग अलग होकर उसे तलाशना होगा। इसके बाद ये दोनों अलग अलग होकर जॉन को तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर कैप्टन को जॉन नजर आ जाता है, लेकिन जॉन कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक कैप्टन मर चुका होता है और जॉन भी वहाँ से फरार हो चुका होता है। इसके बाद ग्लास कैप्टन की बॉडी को उसके घोड़े पर लादता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए ग्लास को जॉन देख लेता है और वहीं से उसको गोली मार देता है। इसके बाद जब जॉन उसके करीब आता है तो वो देखता है कि ये जॉन नहीं बल्कि कैप्टन होता है। असल में ग्लास को पहले ही पता था कि जॉन उस पर छुप कर वार करेगा, इसीलिए जब वो कैप्टन को घोड़े पे चढ़ा रहा था तो वो एक पेड़ काटकर उसकी लकड़ी कैप्टन के पीछे लगा देता है ताकि उसकी बॉडी सीधी रहे और ग्लास खुद पिछले वाले घोड़े पर मरने की एक्टिंग करता है। जैसे ही जॉन पीछे देखता है तो ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन उस गोली से बचने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। ग्लास भी अब ये मौका बिल्कुल अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो भी जॉन के पीछे जाता है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। ये दोनों अब नदी के किनारे आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। जॉन कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इस तरह से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। इसके बाद ग्लास जॉन के पेट में खंजर घोंप देता है और वो उसे बोलता है कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं है, वो सब गॉड के हाथ में होता है। ये कहने के बाद ग्लास जॉन को नदी में धक्का दे देता है। थोड़ी दूर बह जाने के बाद जॉन नदी से बाहर निकलता है, लेकिन उसे वही आदिवासी पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। जॉन को मारने के बाद ये आदिवासी ग्लास की तरफ बढ़ते हैं। ग्लास को भी लगता है कि अब ये लोग मुझे भी मार देंगे, लेकिन वो आदिवासी ग्लास
को नहीं मारते और वहाँ से गुजर जाते हैं। तभी ग्लास देखता है कि उनके साथ वही लड़की होती है जिस लड़की को ग्लास ने फ्रेंच शिकारियों से बचाया था, और ग्लास समझ जाता है कि शायद उन लोगों ने इस लड़की की वजह से मुझे छोड़ा है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।